प्रश्न है इसमें, औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह का बीच में जो अंतर होता है उसको बताइए। और दूसरा नंबर है अंतर एवं बाह्य समूहों की तुलना भी कीजिए। मतलब इसमें 4 प्रश्न हैं, औपचारिक समूह, अनौपचारिक समूह, अंतर बता दीजिए, बाह्य समूह और अंतर समूह का अंतर बता दीजिए। पहले नंबर बात तो हम ये समझ लेते हैं कि पाठ का जो मतलब है क्या है। सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम। हम लोग जब रहते हैं, हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कभी भी रहेगा तो समूह में रहेगा, अकेला रहना उसको पसंद जल्दी नहीं होता है। और समूह का निर्माण करते हैं हम लोग, समूह में रहते हैं, उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, समूह टूट जाता है, नया नया समूह बनता रहता है। इससे पहले भी एक समूह में थे जिसका नाम था परिवार, अभी भी आप एक समूह में है जिसका नाम है क्लास, और इसके बाद भी एक समूह में जाइएगा, हो सकता है जो आपको दोस्तों का समूह हो, और उसके बाद भी आप एक समूह में होइएगा जो उसको बाजार कहते हैं या कुछ और कहते हैं। समूह में हमेशा हम लोग रहते हैं, मनुष्य समूह में ही रहता है। तो समूह के बारे में यहाँ बताना है, समूह के बारे में पढ़ना है, समूह का क्या प्रभाव पड़ता है मानव जीवन पर उसको बताना है। मतलब हम समूह में रहते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है हम पे, समूह होना जरूरी है क्या, कि समूह के बिना भी काम चला सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस पाठ में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न है औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह के बीच में अंतर, उसको हम लोग फोकस करने हैं। तो इसमें क्या है, औपचारिक समूह किसे कहते हैं। देखिए, औपचारिक समूह का निर्माण कुछ विशिष्ट नियमों एवं विधि पर होता है, कुछ विशेष नियमों पर। मतलब औपचारिक समूह ऐसा समूह होता है जिसका निर्माण कोई खास नियम के अंतर्गत होता है, खास नियम और विधि में लगता है, ठीक है। और इसमें सदस्यों की जो सदस्यों की जो सुनिश्चित भूमिका होती है, मतलब कौन व्यक्ति कौन काम करेगा वह पहले से निर्धारित होता है। ऐसा नहीं कि जो मन हुआ जो आदमी जो काम कर दिया, ऐसा नहीं होता है। औपचारिक समूह में मानक एक समुच्चय होता है, मानकों का एक समुच्चय होता है, मानकों का क्या होता है, एक समुच्चय होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। सीधे नहीं कि कोई भी आदमी कुछ काम कर लेगा, सब एक स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा, ऐसे ही कुछ कोई काम नहीं कर लेगा। जैसे कोई भी विश्वविद्यालय होता है, एक औपचारिक समूह का उदाहरण होता है। विश्वविद्यालय क्या होता है, औपचारिक समूह का उदाहरण होता है। एक विश्वविद्यालय में आप जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो कौन प्रोफेसर क्या पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे, पहले से निर्धारित होता है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया टीचर वही आके किसी को भी पढ़ा दिए, कोनो क्लास में घुस गए, कोनो चीज़ पढ़ा दिया, ऐसा बात होता है नहीं। किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, सरकारी कार्यालय है, बीडीओ ऑफिस में गए, तो बीडीओ ऑफिस में सब काम करने के लिए अलग अलग आदमी होता है कि एक ही आदमी होता है। औपचारिक समूह है वो, उसमें खास नियम के अंतर्गत कानून बनाया गया है समूह। और आप जो काम बीडीओ करेगा वो डीटीओ नहीं करेगा, जो डीटीओ करेगा वो बीडीओ नहीं करेगा, जो चपरासी करने वाला है वो बीडीओ नहीं करेगा, जो बीडीओ करेगा वो चपरासी नहीं करेगा, जो क्लर्क करेगा वो चपरासी नहीं कर सकता है। जो जिसका काम है वही काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो औपचारिक समूह में गए हैं आप, वहाँ पे सब काम करने के लिए एक विशेष नियम के अंतर्गत वो काम कर सकता है, ऐसा कोई भी आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता। जबकि अनौपचारिक समूह में क्या होता है, इसका निर्माण जो है ना किसी विशेष नियम के अंतर्गत नहीं होता है, सीधे अब समूह बन गया। जैसे हम कहते हैं चलिए सफाई करने चलना है, तो सफाई करने चलना है तो सब आदमी झाड़ू उठाइए, कोनो पैना उठाइए, कोनो डंडा उठाइए, कहीं कोनो कोई सामान है उसको झाड़ू सफाई करके साफ सफाई करके झाड़ झूड़ के लगा दीजिए। उसमें कोई समूह बनाए हैं, समूह तो बना वो भी, पर तो उसमें कुछ विशेष नियम लगा, कोई विशेष नियम नहीं लगा, कोई विशेष बातें नहीं कही है कि तू यही काम करेगा तो करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा, ऐसा कोई कहा गया नहीं। जिसको जो बुझाया जहाँ पे बुझाया काम कर दिया। तो ये अनौपचारिक समूह है, इसमें कोई विशेष नियम कानून नहीं लागू होता है। बात समझ रही है? इसमें सदस्यों का जो विशेष घनिष्ठ संबंध होता है। अनौपचारिक समूह है, इसमें जितने भी सदस्य हैं ना सबका घनिष्ठ संबंध है, सब अपना अपना काम मतलब मिलजुल के काम कर रहा है। तू ना करे, ना उठी जो बोझा ला उठा दी तो हम उठा देते हैं, तो ऐसा ना पहुँचे हाथ ना चुमा ला हम चुमा दी, जो लंबा वो चुमा दिया थोड़ा सा न घुसा ला हम छोटा बारी घुस जाए। औपचारिक है, अनौपचारिक है, इसमें कोई नियम नहीं है कि बेंच के अंदर कौन घुसेगा, झाड़ू कौन लगाएगा, कहाँ को झाड़ा कौन साफ करेगा, कोई भी आदमी कोई भी काम कर लेगा, जिसको बुझाया जो काम कर लिया। ये अनौपचारिक समूह था। औपचारिक समूह अगर होता तो जो आदमी को जो काम होता है वही काम वही समय में करता, ओकरा अलावा दूसरा काम वो नहीं करता, बैठल है वो अपना काम करके बैठल रहेगा। हम काम कर तो दिए, अपना जो काम करना था कर दिए, क्योंकि वो औपचारिक समूह होता है तब। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया।
अब एक बात और समझ लीजिए, अंतः समूह और बाह्य समूह। अंतः समूह जब क्या होता है, इसमें व्यक्ति हर तरह से, हर बातों से, सब वेगों से, विचारों से, सबसे जुड़ा होता है अंतः समूह में। अब बाह्य समूह में क्या होता है, बाहरी रूप से सिर्फ जुड़े होते हैं, आंतरिक रूप से जुड़े होते नहीं होते। अंतः समूह में क्या होता है, जब हमारे अंदर कुछ दुख होता है, दर्द होता है, तो उसको भी झेलता है वो। जैसे आप परिवार में रहते हैं तो परिवार आपका अंतः समूह है। परिवार में अगर कोई लॉटरी लग जाता है 1 लाख का तो सबको लाभ मिलने वाला है। और परिवार में किसी को कुछ हो गया है तो सबको दुख होता है, उसमें सब आदमी रोते हैं, सब आदमी बिलखते हैं, सब आदमी हंसते हैं, अंतः रूप से जुड़े होते हैं, उसको कहते हैं अंतः समूह। क्या कहते हैं? अब बाह्य समूह में क्या होता है, बाह्य समूह में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ऑफिस में, मान लिया ऑफिस में गए तो क्लर्क के दादाजी मर गए हैं, तो हम उतना थोड़ी रोने जाते हैं जैसे कि अपने दादाजी मरेंगे तो रोएंगे, वैसे नहीं रोते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो वहाँ पे बाहरी समूह है, काम से काम मतलब होता है। आप जाते हैं स्कूल में पता चला कि किसी से टीचर का जो है मम्मी का डेथ हो गया है, तो आप क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं घर पे आके? नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कल दुख व्यक्त करिएगा, फिर चला जाइएगा घर, फिर अपना आप जैसे ना जिंदगी में जाइए। मगर वही डेथ आपके घर में अगर हो जाता है तो उस मैडम के लिए जिसकी मम्मी मर गई है, उसके लिए अंतः समूह था परिवार, तो बड़ा दुख हो रहा था उसको। बट आपके लिए वो बाह्य समूह था, इसलिए आपको दुख नहीं हो रहा है, ज़्यादा दुख नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए, जितना उसको हो रहा है उतना नहीं हो रहा है आपको। बात समझ रही ना? तो यही दोनों में अंतर होता है। अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, क्या आप किसी समूह के सदस्य हैं? वह क्या है जिसने आपको इस समूह में सम्मिलित होने के लिए अभिप्रेरित किया है? इसकी विवेचना कीजिए। क्या आप अभी किसी समूह के सदस्य हैं? है कि नहीं है? यह है। आप किस समूह के सदस्य हैं? आप क्लास में बैठे हुए हैं, सब आदमी का घर कहाँ कहाँ पे है, घर कहाँ, द्वार कहाँ, सबका विचार, खान पान, रहन सहन सबका अलग अलग है, परंतु सब आदमी अभी एक जगह जमा है। तो अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि क्या आप किसी समूह के सदस्य हैं? तो इसका जवाब आया हाँ, मैं किसी समूह का सदस्य हूँ। कई वो समूह का सदस्य हूँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, उसमें 11 गो प्लेयर में मेरा बॉलिंग का काम करता हूँ। मैं बाज़ार जाता हूँ तो बाज़ार में सामान बेचने का काम करता हूँ। मैं दुकान चलाता हूँ, दुकानदार भी हूँ। बहुत सारा समूह है आपका, हो सकता है ना। ये आप लूडो खेलते हैं, लूडो का समूह बनाया होइएगा। आप मोबाइल पर गेम खेलते हैं, पबजी का समूह बनाया होइएगा। तो अपना अपना एक समूह, आपका अपना अपना सब डांस करते होइएगा, गीत गाते होइएगा, उसका एक समूह बनाया होइएगा। एक आदमी बहुत सारा समूह में रहता है ना? तो आप समूह में है, तो इसका जवाब है कि है। वह क्या है जो आपको इस समूह में सम्मिलित होने के लिए अभिप्रेरित किया? वह कौन सी बात है जो आप सबको एक समूह में बांध दिया है? तो आपको ये हम लोगों को पढ़ना है, हम लोग को 12 का एग्जाम देना है, नंबर लाना है, इसीलिए हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 12 का नंबर जो है आपको बांध के रखे हुआ है। क्लियर है? चलिए, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर आप यहाँ पे ग्रुप नहीं बनाइएगा, टूट जाएगा आपका ग्रुप। क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए किया था वो काम हो गया था, कल ग्रुप बना के रखें। बात समझ में आ रही ना? तो ये ग्रुप बना हुआ है नंबर प्राप्त करने के लिए, हमको नंबर लाना है 12 में, इसलिए हम लोग साथे बैठे हुए हैं। इसलिए इस समूह का निर्माण हुआ, इसलिए इस समूह में हम शामिल हो गए हैं। ठीक है, करेक्ट, बात खत्म। जैसे कि काम खत्म, एग्जाम खत्म, फिर बात खत्म, अपना अपना समूह टूट जाएगा ये। अब देखिए क्या है, तो क्या है, तो हम समझ नंबर है। अब इसकी विवेचना कीजिए, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, तो इसके बारे में तो बताइए दिए हम सब कुछ। अब बात आती है, इस क्वेश्चन को और घुमा के क्या पूछ सकता है? प्रश्न ये पूछ सकता है कि व्यक्ति क्यों समूह में सम्मिलित होता है? मतलब कि व्यक्ति समूह में काहे शामिल होता है, क्या जरूरी है उसको समूह में शामिल होने का? व्याख्या कीजिए इसके बारे में। तो इसका जवाब क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समूह का सदस्य होता है। कोई भी आदमी हो वह किसी न किसी समूह का सदस्य होगा ही होगा। हम अपने परिवार में रहते हैं, परिवार, कक्षा क्लास में रहते हैं, क्लास का सदस्य, उसके समूह के उसके सदस्य होते हैं। आप परिवार में तो रहिएगा ना, कम से कम परिवार का सदस्य, आप उसका समूह में रहिए, तो समूह का सदस्य है कि नहीं है? जिनके साथ हम अंतर क्रिया करते हैं उसके साथ हम जुड़े होते हैं अंतर रूप से, या खेलते हैं, पढ़ते हैं, जो भी काम है करते हैं। इसी प्रकार किसी विशेष समय पर अन्य व्यक्ति के समूह के सदस्य भी हो जाते हैं। और आप परिवार में थे, साथे खाए पिए, रहे, सोए, हंसी मजाक किए, फिर आप कहाँ पे आ गए? कोचिंग में आ गए। तो एक परिवार आपका सदस्य था, हंसने खेलने खाने सोने के लिए, उसमें पढ़ाई शामिल नहीं था। तो अब पढ़ाई करने के लिए एक नया समूह चाहिए था आपको, तो आप यहाँ चले आए।
फिर और कोई आप मान लिया आप डांसर हैं, डांस करते हैं, तो डांस करने वाला समूह बनाया होइएगा, उसमें जाकर डांस करते होइएगा। बस में ना आपका समूह अलग हो सकता है ना जी, क्यों नहीं हो सकता है? आदमी का अलग अलग जरूरत होता है, अलग अलग समूह बनता है, सदस्य हो जाता है। अलग अलग विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती है हमें, और उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हम अनेक समूहों का सदस्य हो जाते हैं। जैसे जितना आवश्यकता ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा समूह के सदस्य होंगे हम। क्या कभी हम लोगों के एक साथ दबाव उत्पन्न करता है, और हम जब समूह में रहते हैं तो एक साथ दबाव भी उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि अगर एक समूह में हम पढ़ने आते हैं तो सामने वाला बच्चा अगर पढ़ता है 8 घंटा, तो हमारे दिमाग में आता है कि वो 8 घंटा पढ़ता है तो नहीं, हम क्या नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। तो दबाव बनाया, तो पढ़ने के लिए दबाव बनाया। खेलने वाला बच्चा में खेलने का दबाव बनाएगा, लफा शूटिंग वाला बच्चा में लफा शूटिंग करने में आपको दबाव बनाएगा। जैसा ग्रुप रहेगा ना वही ना दबाव बनाएगा आपको। अब मान लीजिए कोई शराबी का ग्रुप है, तो उस शराब पीने के लिए दबाव बनाएगा नहीं, आप उस ग्रुप में शामिल हो जाइएगा तो आप भी कुछ दिन के बाद शराब पीना शुरू कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो दबाव बनाएगा आप पे। वो समूह ही दारू पीने वाला समूह है, तो आपको दारू पीने के लिए सही प्रेरित करेगा ना। तो जैसा समूह में आप जाइएगा वैसे समूह आपको प्रेरित करेगा, और समूह में तो आपको रहना ही पड़ेगा। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप जहाँ जाइएगा तो उस समूह में बनाना ही पड़ेगा, आपको रहना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे प्रतिस्पर्धा भी होगा और मांगें भी बढ़ सकती हैं, वहाँ पे कुछ मांग भी कर सकते हैं आप। अधिकांश स्थितियों में ऐसी प्रतिस्पर्धी मांगों को प्रतिष्ठाओं को प्रतिबंधित करने में सक्षम होते हैं। लोग समूह में इसलिए सम्मिलित होते हैं क्योंकि ऐसे समूह अनेक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता हो। देखिए हम समूह में क्यों जाते हैं? समूह में जाने से क्या होता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति हो पाती है। अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग वाला समूह में जाएंगे तो हमें स्मोकिंग करने का भरपूर मौका मिलेगा। हमको पैसा नहीं है तो भी स्मोकिंग करने का मौका मिल जाएगा। अगर हम पढ़ने वाला ग्रुप में जाएंगे तो स्वाभाविक पढ़ने का तो मन नहीं होगा, तो ये 2-3 सवाल सीख जाएंगे, क्योंकि पढ़ने वाला ग्रुप है, सब लेकर प्रश्न उत्तर कर रहा था, तो मैं बैठे तो हम 4-5 प्रश्न सीखिए लिए। नहीं सीखना चाह रहे थे तो ये सीख गया, क्योंकि आवश्यकता कि वहाँ पूर्ति हो जाएगा। उस तरह का माहौल ही बनता है। सामान्यतः लोग निम्न कारणों से समूह में शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होता है? सबसे पहला कारण, समूह में शामिल होने का सबसे पहला कारण सुरक्षा। जब हम अकेले कहीं पे होते हैं तो हमको सुरक्षा नहीं होता है, परंतु जब ग्रुप में होते हैं तो समूह में आता है, तो समूह में सुरक्षा मिलता है हम लोगों को। जैसे मान लीजिए हमको सुबह में वॉकिंग करने का हमको आदत डालना है, सुबह में वॉकिंग करने जाना है, तो समूह बनाना पड़ेगा सुबह में वॉकिंग करने का समूह। क्या नहीं जाते अकेले, क्या जाते हैं वॉकिंग करने? अकेले जाएंगे कहीं कुत्ता उत्ता गिद्दा उद्धा कुछ कर लेगा, कोई किडनैपिंग कर लेगा, कुछ अनहोनी कर देगा, तो फिर क्या हो जाएगा? तो समूह बना लेते हैं, सुरक्षा रहेगा। 10-15 को आदमी रहेंगे तो क्या ना कुत्ता काटने आएगा, क्या कुत्ते के हम काट लेंगे ज़्यादा आदमी रहेंगे तो कुत्ते देख के भागेगा, नहीं तो कुत्ते हम ही पर अटैक कर देगा। तो हम समूह में क्या करते हैं? सुरक्षा अनुभव करते हैं। मतलब कि अगर आप साइंस वाला स्टूडेंट में कहाँ जाके पढ़ रहे हैं, आर्ट्स वाला में क्यों समूह में आए? क्योंकि आर्ट्स वाला में आप रहिएगा तो आपको सुरक्षा महसूस होगा, क्योंकि हमको लगा कि नहीं हम आर्ट्स से यहाँ पे सर जी पढ़ा रहे हैं, हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी जरूरी है ये पॉइंट, इसीलिए हम समझेंगे यहाँ पे। तो सुरक्षा अनुभव करने के लिए व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है। अकेले रहने में क्या होता है, उसको डर भी लग जाता है कभी कभी। समूह में रहने पर तो डर कम लगता है इंसान को, तो समूह में रहना अच्छा लगता है। अब एक आदमी जुआ खेलने वाला थोड़ी नहीं अकेले बैठ के जुआ खेलेगा, दारू पिएगा चाहे सिगरेट पिएगा। उसको समूह में रहेगा तो मजा आएगा। मान लिया अगर 10 गो आदमी सिगरेट पीता है, तो समूह में कहीं भी जाएगा तो हाँ हम सब आदमी पीते हैं, कथी सब आदमी पीते हैं। अब सब लोग जानते हैं कि अच्छा ये जो है शराबियों का समूह है, तो शराबियों का समूह है तो लोग समझ रहा है ये बात को, तो आप उसको डरने की जरूरत है। आप उस समूह का नाम है अगर जानते करते हो तो पिए वाला समूह है, तो आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बट आप अकेले रहते हैं तो कभी पीता है कि खाता है कि रोता है कि हंसता है कि किडनैपिंग करता है, पता चलेगा। समूह से लोगों का पहचान हो जाता है कि उस प्रकार उस समूह में है तो उस प्रकार का लोग होगा, ये हो जाता है। दूसरी नंबर बात, प्रतिष्ठा या हैसियत। प्रत्येक आदमी को अकेले रहेगा तो अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा का अनुभव नहीं होगा, इसीलिए वो आदमी क्या करता है, समूह का निर्माण करता है। उस समूह में घुसता है ताकि उसकी प्रतिष्ठा का आकलन करता हो। जैसे इस बैच में आते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि हम कितना पढ़ते हैं लिखते हैं आर्ट्स। जैसे आप दूसरे समूह में जाइएगा, आप फुटबॉल खेलने वाला समूह में चल जाइएगा तो थोड़ी ना पता चलेगा कि मनोविज्ञान के क्वेश्चन को कौन अच्छा डिस्क्राइब करता है। नहीं, ये आपको इसी समूह में आने के बाद पता चलेगा कि आपकी प्रतिष्ठा कितनी अच्छी है, आपका रैंकिंग कितना अच्छा है। आप जिस समूह से बिलोंग करिएगा, जिस समूह में जाइएगा, उसी तरह का रैंकिंग पता चलेगा आपको। वही बात है। तो आप क्या करते हैं, हम सब क्या करते हैं, प्रतिष्ठा और हैसियत प्राप्त करने के लिए भी किसी समूह के सदस्य हो जाते हैं। ठीक है।
तो उससे क्या होता है, वहाँ पे जाने पर हम सम्मानित महसूस करते हैं, हमको लगता है कि हमारा भी इम्पोर्टेंस है, हम मनोविज्ञान जो पढ़ते हैं वो फालतू में नहीं आता, उसका भी इम्पोर्टेंस है। हमारे जैसे और भी बच्चे पढ़ते हैं, वो भी नंबर लाने के लिए लालसा रखते हैं, हमको भी पढ़ना चाहिए और ज़्यादा पढ़ेंगे हम, तो सम्मानित होता है भावना यहाँ पे। मान लीजिए कि किसी विद्यालय में आप छात्र हैं और वहाँ विद्यालय में जाते हैं, बाद में जो विवाद प्रतियोगिता होता है, कोई डिबेटिंग हो रहा है, वहाँ पे आप जाते हैं और वहाँ पे विजेता बन जाते हैं। आप जब जाते हैं वहाँ पे भाषण देते हैं तो वहाँ पे आपका नंबर 1 भाषण जाता है, तो आपको गर्व महसूस होता है कि वाह हम और लोगों से अच्छा है, इसका मतलब तब तक हमको पुरस्कार मिला है, तो आपको गर्व महसूस वहाँ पे होता है, तो आप अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। तो वहाँ कैसे हुआ, समूह में ना हुआ है, समूह में गए तो ना पता चला है, समूह में नहीं आते तो होता। तो समूह में हम गौरवान्वित महसूस करने के लिए भी, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भी जाते हैं। पहला नंबर सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, दूसरा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, याद रखिएगा। तीसरा नंबर है आत्मसम्मान के लिए। जब हम समूह में जाते हैं ना तो वहाँ पे आज सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं और सामाजिक अनन्यता स्थापित होती है। मतलब कि हम समाज में क्या हमारा योगदान है, समाज में हमारा क्या स्टेटस है, हम इस बात को जान पाते हैं। और जानने से क्या होता है, आत्मसम्मान हमारा बढ़ता है, स्टेटस बढ़ता है कि हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं, लेटर एप्लीकेशन लिखना, ये फालतू की बातें नहीं है, ये हमारे लिए, हमारे जैसे बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे आता है और हमको लिखना पड़ेगा वहाँ पर। तो आपको अपने अंदर की भावना, आत्मसम्मान बढ़ेगा आपका। आपको हम कल कहेंगे कि एप्लीकेशन है वो लिख के दिखाओ बोर्ड पर, जब बोर्ड पर एप्लीकेशन लिख दिए तो आपको आत्मसम्मान, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, धीरे धीरे आपका क्वालिटी बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं हमारे अंदर कुछ गुण है, स्पेशल गुण है, जो इसी क्लास में पता चलता है या आर्ट्स वाला क्लास में पता चलेगा। साइंस वाला क्लास में जाएंगे तो हमारा कोई इंपॉर्टेंस नहीं बुझाएगा। साइंस वाला बच्चा अगर आर्ट्स वाला में चलेगा उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस होगा। साइंस में कितना तेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आर्ट्स वाला क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर्ट्स वाला बच्चा साइंस वाला बच्चा बैठ जाएगा बैच में, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है वहाँ पे। जो आदमी जिस चीज़ का है जहीं पर बैठेगा वहीं पर इंपॉर्टेंस होगा। अब ये लेक्चर हम साइंस वाला बच्चा को सुनाएंगे तो कौन फायदा होगा, वो सुनेगा नहीं है, सुनेगा भी तो बस कान से निकाल देगा, कहेंगे हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस की चीज़ नहीं है, ये आप ही के लिए इंपॉर्टेंस की चीज़ है, आप ही सुन सकते हैं इसको। दूसरे आदमी को सुनाएंगे तो ये फालतू की चीज़ लगेगा उसको, आपके लिए इंपॉर्टेंस लग रहा है इसका। वो भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम क्योंकि उद्देश्य एक पूर्ति करना है हमको, इसलिए सकारात्मक यहाँ पे महसूस होगा आपको। यहाँ पे हम जो भी बात बोलेंगे आपको सकारात्मक अच्छा लगेगा, आपको सकारात्मकता भावना आएगी। परंतु यही बतवा को हम किसी और को सुनाएंगे तो सकारात्मकता भावना नहीं आएगा, नेगेटिविटी पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। अगला है व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। हमारी प्रत्येक व्यक्ति का कुछ मानसिक चाहत होती है और कुछ सामाजिक चाहत होती है। उस मानसिक और सामाजिक चाहत की पूर्ति के लिए हम समूह में जाते हैं और समूह में जाने से हमको उस चीज़ की पूर्ति होती है और वहाँ से हम बहुत खुश होकर आते हैं, ठीक है। ऐसा समूह में हमको जाना पड़ता है। जैसे आप इस समूह में आए हैं यहाँ पे पढ़ने, तो आप आए हैं तो थोड़ा देर के लिए घर परिवार दोस्ती यारी सबको भुला के थोड़ा देर के लिए बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ आने से क्या मिल गया, एक सुकून मिल गया। कैसी, मानसिक सुकून मिल गया कि नहीं हम पढ़ के आए हैं, कि पढ़े हैं, कि सीखे हैं, कि क्वेश्चन सारी बताए हैं, सीखे हैं। आपके अंदर ऐसी भावना क्यों आ रही है, क्योंकि आप यहाँ पर आके इस समूह में ज्वाइन होके मानसिक जो संतुष्टि है वो प्राप्त कर रहे हैं। जो आपके मन में चाहत है वो अकॉर्डिंग टू पढ़ाई हो रहा है आपको, तो आपकी मानसिक सेटिस्फेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आर्थिक, मान लीजिए और भी कोई आपका सेटिस्फेक्शन वाली बात होगी तो और समूह ज्वाइन कीजिएगा। अब आप सिंगर हैं, सिंगिंग करना आपको पसंद है, तो इसमें सेटिस्फेक्शन आपको थोड़ी ना मिलेगा। आपको सिंगिंग वाला ग्रुप में जाइएगा तो वहाँ पे सब सिंगर गा रहा होगा तो आप भी गाइएगा, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वहाँ पे। आप फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट वाला टीम में जाइएगा, वहाँ पे सब बल्ला भाजिएगा तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वहाँ पे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिस आदमी की जो चाहत होती है उस चाहत में जाएगा, उसी ग्रुप में जाएगा, उसी में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसको संतुष्टि मिलेगा, वही बात होती है। तो संतुष्टि के लिए भी हम लोग जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जाते हैं तो आत्मीयता की भावना आती है, ध्यान देना बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे आपस में प्रेम बनता है हम लोग, क्योंकि एक तरह का काम करते हैं तो प्रेम बनता है आपस में, और एक शक्ति का अनुभव भी प्राप्त होता है कि हम शक्तिशाली है, हमारे अंदर ये चीज़ फालतू की चीज़ नहीं है, ये बहुत जरूरी की चीज़ है हमारे लिए, ऐसा भी महसूस होता है। और अगला है सबसे लास्ट शायद, लक्ष्य की प्राप्ति। आप समूह में शामिल होते हैं क्योंकि आपका लक्ष्य वैसा है, और लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए उस समूह में जाना पड़ता है आपको 12 पास करना है, आपको नंबर लाना है, मनोविज्ञान का एग्जाम देना है, इसलिए आप बैठे हुए थे। जिनको मनोविज्ञान का एग्जाम नहीं देना था वो चला गया घरे, क्योंकि उसको इसमें लक्ष्य मैचिंग नहीं कर रहा है, उसका जो लक्ष्य है इसे मैचिंग नहीं कर रहा है, तो फालतू में बैठ के क्यों करेगा, वो समूह क्यों बना कर, इस समूह के सदस्य होने से क्या फायदा होगा, उसको चला गया। आप लोगों का जो समूह का सदस्य है, आप लोगों का एक लक्ष्य होगा, लक्ष्य एक ही होगा सबका, इसीलिए आप सब आदमी बैठे हुए हैं।
तो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए भी हम लोग समूह में सदस्य बनते हैं। और एक और आ गया इसमें छठा, ज्ञान और जानकारी। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं जिस फील्ड का भी, उसी फील्ड के समूह में जाते हैं और उससे वहाँ से हमको ज्ञान मिलता है और जानकारी मिलता है। मोबाइल बनाने का जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जो मोबाइल बनाता होगा वहाँ पे सीखेंगे हम लोग, तो वहाँ से वहाँ उसकी जानकारी मिलेगी हमको, तो उसका समूह सदस्य बनना पड़ेगा हमको। ठीक है, वही बात है। चलिए, इसीलिए हम लोग समूह में शामिल होते हैं। समझ में आ गया? याद रखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट डाला गया है, आराम से लिखिएगा उसको। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर, समूह निर्माण को समझने में टकमैन के अवस्था मॉडल को किस प्रकार से सहायक है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टकमैन। क्या नाम था? टकमैन। टकमैन ने बताया कि हम जो समूह का निर्माण करते हैं वो स्टेज बाय स्टेज होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसे समूह का निर्माण हम लोग सीधे नहीं कर लेते, ऐसे गए समूह बन गया, ऐसा नहीं होता है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। कितने स्टेप हैं उसके, उन स्टेपों के बारे में बताइए। कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों। ऊपर से हेलो हेलो, अभी तो हम नीचे नहीं गए, अभी ऊपर पढ़ा रहे हैं, देखना पड़ेगा, देख के बता देंगे। ठीक है, देखिए तो प्रश्न है कि समूह निर्माण, हाँ समूह निर्माण जो होता है कि बता, समूह का जो निर्माण होता है वह एक स्टेज में होता है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप होता है, सीधे ऐसा ही नहीं कि समूह बन गया, अचानक है समूह बन गया। टकमैन साहब कहते हैं कि इसके अवस्था हैं, कितनी अवस्थाएं हैं, उन्हीं अवस्थाओं को बताना है। तो ये 5 तरह के अनुक्रम में बताते हैं कि समूह बनता है, जन्म, समूह का जन्म होता है और मरते हैं, मतलब अंतिम समूह टूटता है, तो इसके 5 अवस्थाओं से गुजरता है। समूह क्या होता है, 5 अवस्थाओं से गुजरता है। जैसे हम जन्म लेते हैं ना, तो बचपना बीतता है, जवानी बीतता है, बुढ़ापा बीतता है, फिर मर जाते हैं, तो अवस्थाओं से गुजरते हैं ना। फ्रायड साहब बताए ना पंच तत्व का 5 अवस्था सिद्धांत, उसी प्रकार से जैसे मुखीय अवस्था, गुदीय अवस्था पढ़े थे ना हम लोग, तो फ्रायड साहब के पढ़े थे वो। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि समूह अगर है तो वो कितनी अवस्थाओं से वो गुजरता है, तो उन्हीं अवस्थाओं के बारे में बताना है। ठीक है, टकमैन का अवस्था मैंने बताया था क्या कि जो समूह का जो होता है विकास वो एक अनुक्रम में होता है और ये 5 अनुक्रम में होता है। पहला नंबर है निर्माण या आकृतिकरण, पहले समूह का निर्माण होता है। दूसरा है विपल्लवन या झंझावत, झंझावत की स्थिति आती है। और तीसरा है प्रतिमान, चौथा है मानक निर्माण और 5वां है निष्पादन या समापन। 5 तरह के ग्रुप, 5 तरह की अवस्थाओं से गुजरता है। सबसे पहला निर्माण की अवस्था, ये क्या होता है? जब समूह के सदस्य पहली बार मिलते हैं तो समूह लक्ष्य एवं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संबंध में अत्यधिक अनिश्चित होती है और एक दूसरे को जानने का प्रयत्न करते हैं और एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं, तब वे समूह के लिए उपयुक्त रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसकी उत्तेजना साथ में आती है कि नहीं आती है, और साथ में मिल जाते हैं और तब जाके एक क्या होता है, क्या एक समूह का निर्माण हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे सबसे पहले आप सभी आदमी यहाँ पर आए होंगे, आए तो पता चला के पूछते हैं आपसे कौन कौन विषय है, तो कहते हैं ये विषय है। हाँ तो ठीक है, तब आपके लिए कोचिंग ठीक है, तब आप इसमें सदस्य बन सकते हैं। आप कहते हैं कि हमारा राजनीति शास्त्र है और शास्त्र है, हम कहते हैं कि आपके लिए कोचिंग ठीक नहीं है, आप किसी और कोचिंग को देख लीजिए क्योंकि वो विषय हम नहीं पढ़ाते हैं। बात समझ आई ना? मतलब क्या कि सब आदमी अपना अपना लक्ष्य बताएं और आपका लक्ष्य मैच कर गया तो आप सभी एक समूह का निर्माण कर लीजिए और ये बैच का निर्माण हो गया, निर्माण हो गया। अब बात आती है दूसरा नंबर अवस्था क्या आती है, विपल्लवन की अवस्था या झंझावत की अवस्था। प्रायः इस अवस्था के बाद अंतरा समूह द्वंद्व की अवस्था होती है जिसमें विपल्लवन या झंझावत की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में समूह के सदस्य क्या करते हैं, बीच में आपस में द्वंद्व चलता रहता है। समूह के लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है, कौन समूह इसके लिए कौन कौन से साधन का उपयोग करेंगे, कौन व्यक्ति कौन काम करेंगे, इस तरह के समस्याएं इसमें आती हैं। देखिए जब आप समूह को ही बनाइएगा ना आपस में पढ़ने के लिए, तो आप दिमाग में आता है कि कौन आदमी कौन चीज़ पढ़ाएगा, कौन आदमी कब क्या पढ़ाएगा, ये झंझावत की अवस्था आती है। कैसे हम लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, उसका एम का लक्ष्य का तरीका बनाते हैं हम लोग। ठीक है, उसका एक तरीका बनाते हैं कि हम आप इस तरह से समूह को बना के तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समूह तो पहले बन गया है, अब लक्ष्य की प्राप्ति की झंझावत हो रही है। ठीक है, कौन आदमी कौन काम करेगा, कैसे करेगा, इस सब के बारे में। और उसके बाद आता है प्रतिमान की अवस्था यानी विपल्लवन या झंझावत की अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आदमी यह देखता है
कि मानक निर्माण की अवस्था में, सॉरी इस समूह में, इसमें क्या होता है, सदस्य जो होता है ना, समूह के व्यवहार से संबंधित मानक विकसित करते हैं। मतलब कि स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं सब आदमी का, कि तुम इस काम को करोगे और यहाँ तक लेकर जाकर छोड़ दोगे। जैसे जीन्स बनाने का एक हम ग्रुप बना रहे हैं, जीन्स बनाने का। तो पहले हम सब आदमी मिले, सब आदमी कहा अच्छा हम लोग जब मिले हैं किसके लिए, जीन्स बनाने के लिए, जीन्स की फैक्ट्री डालनी है हमको, ठीक है। तो एक समूह बनाए। अब समूह बना लिए तो आप दिमाग में आ रहा है कि कैसे कैसे जीन्स बनाना है, कपड़ा कहाँ से लाना है, बटन कहाँ से लाना है, चैन कहाँ से लाना है, सिलाई कहाँ से करना है, कब करना है, सब दिमाग में लगा लिए। दूसरा अवस्था में सब कुछ पता कर लिए सब। तीसरा अवस्था में आ रहा है कि तुम कितना काम तक करोगे, तो हम काट देंगे, ठीक है, तुम खाली कटवे करोगे, तुम जीन्स को खाली कटिंग करना, ठीक है, काटने में एक्सपर्ट हो, काट के रख देना। तो क्या करोगे, तुम सरिया के रख देना, ठीक है। अगला क्या है, वो हम सी के रख देंगे, हम सिलाई मशीन से फटाफट फटाफट ही सी देंगे। तो वो क्या करेगा, तुम अरेंज कर लेना, तुम चैन बटन लगा लेना, ठीक है। वो कहा तुरपाई कर लेना, तुम क्या तो इस्त्री कर लेना, तुम टैग लगा लेना, तुम उसको पैकिंग कर लेना, तुम जो आप डाल लेना, और तुम मार्केटिंग कर लेना। बना लिए। अब एक आदमी एक ही काम करने के लिए स्पेशल बैठा हुआ है, कटने वाला आदमी अब फटाफट फटाफट काट रहा है। अब काटने में इतना स्पॉट है कि नींदों में काटता रहता है फटाफट। उस सीने में इतना स्पॉट है कि नींदों में सोता रहा, मैं तबे तो खराब होता है, सी लेता है फटाफट। अब ये अब एक आदमी, अगर एक आदमी जीन्स को कपड़ा लाएगा, काटेगा, सिएगा, बटन लगाएगा, तुरपाई करेगा, चैन लगाएगा, टैग लगाएगा, दिन भर में 4 गो सेट तैयार होगा उससे। और वही सब आदमी मिल के 4 गो मान लेंगे 20 गो तैयार हुआ माल। अगर वही सब आदमी एक ही काम करने के लिए स्पेशलिस्ट बन जाएगा तो वहाँ पे 400-500 प्रोडक्शन होने लगेगा, क्योंकि सब अपना अपना काम में माहिर हो जाएगा। तो वहाँ पे तीसरी अवस्था में क्या करता है, वह रणनीति तय करता है कि तुम जो है ना काट के दे देना, और उसके आगे का काम हमरा को छोड़ दो, उसके आगे का काम उस पर छोड़ दो, उसके काम आगे का काम उस पर छोड़ दो। अब मार्केटिंग करने का काम वो जानता है, तो तुम ज़्यादा टांग मत अड़ाओ, तुम अपना जीन्स काटने से मतलब रखो, अब मार्केटिंग का काम वो संभालेगा। और इस प्रकार से तुम्हारा एक जीन्स का फैक्ट्री लग जाएगा, एक समूह बन गया और उद्देश्य की पूर्ति हो रहा है। तो ये बात होता है तीसरा नंबर में। और चौथा नंबर में होता है निष्पादन। निष्पादन माने काम आप करो, अब तो प्लानिंग व्लानिंग बना लिया, आप काम करके दिखाबो करो सब आदमी। तो सब आदमी फटाफट फटाफट सब जो भी आदमी जो सदस्य का है वो अपना अपना काम कर रहा है, मतलब कार्य का निष्पादन हो रहा है। जब कार्य का निष्पादन हो जाता है, सब लोग पैसा उसा 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख जितना कमाना चाहते थे कमा लेते हैं। तब कहते भैया आप देखो अब समापन की अवस्था आ चुकी है, अब समूह हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समूह कोई भी हमेशा परमानेंट नहीं रह सकता। इस संसार भी एक समूह है और इसमें वो लोग जन्म लेता है तो एक दिन मर जाता है। समूह हमेशा परमानेंटली कोई भी नहीं रहता। अगर आप साथे बैठे हुए हैं तो समय निर्धारित है, 3 महीना 4 महीना तक बैठिएगा, उसके बाद सब अपना अपना घर को रहिएगा, अपना अपना एम को रहिएगा, अपना अपना लक्ष्य की प्राप्ति करते रहिएगा, है कि नहीं। यह समूह सिर्फ उतने समय के लिए है कि नहीं है। उसके बाद हम आपके कौन हैं, हम आपके हैं कौन, कोई पहचान नहीं करेंगे। अभी हम लोग साथ साथ हैं, बाद में हम कहते हैं हम आपके हैं कौन, क्योंकि पहचान में ही नहीं। क्योंकि अपना अपना लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए लोग गिरेंगे, दाल रोटी का व्यवस्था करिएगा अपना अपना, है ना। लाइफ को जीने का तरीका सीखिएगा, आप अपने अनुभव के आधार पर काम कीजिएगा। तो समूह का समापन करना पड़ेगा। बोला कि भैया अब हम जो ग्रुप बनाए थे मनोविज्ञान का, उसको आज समापन करने के समय आ गया है, और इस ग्रुप का एडमिन सब हटा देते हैं और सब डिलीट कर देते हैं, अपना अपना कॉन्टैक्ट सब फ्री है। अब ना ये मनोविज्ञान पे कोनो नोट्स डलाएगा और ना डिलेबो करेगा, तो हम लोग के लिए यूज के नहीं है। आप सही बात। मगर आप अभी ग्रुप बनाए हुए हैं मनोविज्ञान में कि कोई भी सर जी कुछ डालना होता है तो डाल देते हैं ग्रुप में, तो इसलिए आप ग्रुप के सदस्य बन जाते हैं, है ना। या बनना चाहते हैं या बन गए होइएगा। बट आप जब आपका कार्य समापन हो जाएगा तो समूह को तोड़ दिया, समूह को बंद कर दिया जाएगा। लिखना पड़ेगा इस टाइम ऑफ ओवर कर दिए टाइम को, मतलब वहाँ पे आपको समूह को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी समूह परमानेंटली नहीं रहता है, तोड़ना पड़ता है समूह को, है ना। तो यही बात होती है समूह का। ये हम नहीं बताते, टकमन साहब बताए थे। टकमन साहब बताते कि इस प्रकार से 5 अवस्थाओं से होकर समूह गुजरता है। ठीक है, 3 गो प्रश्न हम बताएं।